हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 4.1। अभी हमको एक्सरसाइज करना है 4.2, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी क्लास 12 डिटर्मिनेंट सारणिक। दोस्तों, 4.2 कंप्लीट करने से पहले हमको इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ देखनी है, गुणधर्म देखने हैं, और उसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन को जो 4.2 में उसको सॉल्व कर सकेंगे बहुत इजी तरीके से। मतलब कि हमको पहले पूरे गुणधर्म का एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना है, तो हर एक प्रॉपर्टी पर मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहा हूँ। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज में काम आने वाली है। हर एक प्रॉपर्टी पता चलेगी, गुणधर्म पता चलेंगे, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, सबसे पहली चीज याद रखना है हमको प्रॉपर्टीज और गुणधर्म में कि कोई भी रो और कॉलम को आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी रो इसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा उसमें जीरो होंगे उससे ज़्यादा अच्छे से हम उसका प्रसार कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे और क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे गुणधर्म नंबर 4, प्रॉपर्टी 4। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें गुणधर्म 3, गुणधर्म 2 और गुणधर्म 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। पहले उसको चेक कीजिए, देन उसके बाद गुणधर्म नंबर 4 पर आइए। 4.2 के लिए हर एक प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को देखो और समझ में आ जाए कि करना क्या है। देखिए, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान k से गुणित हो जाता है। मतलब कि हमारे पास एक सारणिक दी हुई है, इसमें रो या कॉलम में किसी में भी कोई भी कांस्टेंट k से, यहाँ पर k दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि हर जगह k आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। रो और कॉलम किसी में भी, एक रो और एक कॉलम में अगर कोई अचर से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते, तो उस k का मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेंट में होगा, पूरे सारणिक में होगा। उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए फिर से समझिए, डेल इज इक्वल्स टू हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि किसी भी एक पंक्ति या कॉलम में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी एक पंक्ति, तो इसने एक पंक्ति में k से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इस k का मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेंट में हुआ है। तो यहाँ ये याद रखना है कि अगर हमको एक पंक्ति या एक कॉलम में कुछ कॉमन निकल जाए, कॉलम या पंक्ति में या रो या स्तंभ में कुछ कॉमन निकल जाए, तो हम एक पंक्ति या एक कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। हम क्या करते हैं, इसका प्रसारण कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए मैं इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ। उससे पहले इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। ये दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, एक डिटर्मिनेंट दिया है। r1 में k से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए r1 में k से मल्टीप्लाई किया तो ये k ये क्या बोल रहा है कि इस k का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक में हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डेल इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, k a1 k b1 k c1 a2 b2 और c2 a3 b3 c3, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर। तो देखिए प्रसार कैसे करते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस के a1 इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो हट गया, ये बचा b2 c3 माइनस b3 c2। ठीक, ये माइनस के b1, ये वाला कॉलम और ये रो हट गई, ये कॉलम और ये रो, a2 c3 माइनस a3 c2। यहाँ पर प्लस के c1, ये वाला प्लस माइनस प्लस प्लस के c1, ये वाला कॉलम और ये रो हट गई, क्या बचा a2 b3 और a3 b2 माइनस a3 b2। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये तीसरा एक पूरा टर्म है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, के कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास इन ब्रैकेट a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। तो इसको आप समझिए, कंडीशन क्या है कि अगर एक कॉलम और एक रो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक में होता है। हम एक रो और एक कॉलम में से, एक पूरी रो में से, पूरे कॉलम में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी जरूरत पड़ी तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3 और 6। अब इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। हमने उसका जो जनरल है वो भी प्रूफ कर दिया और एक एग्जाम्पल को भी प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि 102 को फैक्टराइज कर दीजिए। 102 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया 51। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 1 6, 3 से डिवाइड होगा। 5 और 1 6, मतलब ये यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 1 6 किया तो 6 में 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 17 टाइम, और 17 से इसमें डिवाइड होगा 1 टाइम। देखिए 18 की बात करते हैं तो 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और 102 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 17, यहाँ से इसके फैक्टर किए। 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब यहाँ पर ये 1 3 4 17 3 6, हम उसको R1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी बड़ी डिजिट हो जाती है, इस वजह से हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसको जब फैक्टराइज किया तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 3 2 जा 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल लिया। R1 में से इतना याद रखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम एक रो और एक कॉलम में से नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, और एक रो एक कॉलम में हम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर बचा 17, यहाँ बचा 3, यहाँ पर बचा 6, ये हुआ 1 3 4, ये हुआ 17 3 और 6। अब देखिए थोड़ा ईजी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 6 को बाहर रहने देंगे और इससे एक्सपेंड कर देंगे इसका, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इससे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर एक्सपेंड करने की। यहाँ पर R1 और ये वाला R3 ये सेम है, प्रॉपर्टी याद आई होगी आपको। R1 और R3 सेम है। जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसकी पूरी वैल्यू 0 होती है। तो ये 6 इंटू ये वाला 6 और इस पूरी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0। इतना याद रखना है। देखिए ये देखिए R1 और R3 सेम है, तो आप प्रॉपर्टी लगाकर भी 0 लगा दोगे तो भी चलेगा, उसकी संक्रिया लगाकर भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी 0 होगा। और हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी कि अगर 2 रो इक्वल होगी या 2 कॉलम इक्वल होंगे तो वो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट जो होगी, सारणी जो होगी, वो 0 होगी। ये था गुणधर्म नंबर 4। बहुत अच्छे से देखिए, इसी में मैं गुणधर्म नंबर 5 कंप्लीट करूंगा, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें कुछ चीज़ें जरूरी है, मैं बता चुका हूं, फिर भी इसमें हम पढ़ लेते हैं। टिप्पणी क्या दी हुई है हमारे पास, इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से हम सार्व गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। वही मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहो कांस्टेंट नंबर से तो आप एक रो एक कॉलम के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी 4 ये बताती है कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेंट में होता है। ठीक, तो एक रो और एक कॉलम से कुछ भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो, उसी अनुपात में हो, तब उसका मान 0 होता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उसका सेम रेशियो होगा, 2 पंक्ति या 2 कॉलम का सेम रेशियो होगा तो भी उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 KA1 KA2 KA3, रेशियो का मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन KA1 इक्वल A2 अपॉन KA2 यहाँ से, और A3 अपॉन KA3। अब यहाँ से हम A1 A1 A2 A2 A3 A3 कैंसिल, 1 अपॉन K इक्वल 1 अपॉन K इक्वल 1 अपॉन K। सेम रेशियो K की जगह पर नंबर हो सकता है 1/5 इक्वल 1/5 इक्वल 1/5, तो ये पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुणधर्म नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। तो देखिए 4.2 की जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ईजी हमारे से आसानी से बन जाएंगे। गुणधर्म नंबर 5 प्रॉपर्टी 5 देखिए, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणी को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फिर इंग्लिश में रिपीट करूंगा, देन इसके बाद हम इसको समझेंगे बुक में ही, और फिर हमको फटाफट से एक्सरसाइज पर आना है ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर सकें। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, देखिए एक पंक्ति या कुछ अवयव, ठीक है, ये एक पंक्ति दी हुई है, ये 2 पदों में व्यक्त है, तो सारणी को 2
सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको समझिए, ये हमारे पास एक सारणिक दी हुई है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका जो R1 है इसमें दो टर्म है, 1 2 1 2 1 2, तो हम इसको दो सारणिकों के पदों में लिख सकते हैं, दो सारणिकों के योगफल में लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ूंगा मैं, उससे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए क्या किया, A1 A2 A3 और λ1 λ2 λ3, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इसको समझिए आप, उसने क्या बोला कि अगर एक रो है या एक कॉलम है उसमें दो या उससे अधिक पद है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दो सारणिकों के योगफल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला पद था तो इसको हमने A1 A2 A3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, दोनों को सम कर लीजिए, फाइनली यही आएगा। नीचे इसका वेरिफिकेशन दिया हुआ है, उससे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको ध्यान से देखना है। A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसको दो सारणिकों के योगफल में लिख सकते हैं। ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया। तो जब देखिए जब इसको एक्सपेंड किया ना तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस और प्लस, क्लियर। A1 प्लस λ1 ये रो ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, B2 C3 माइनस C2 B3, फिर यहाँ पर माइनस A2 λ2। यहीं पर समझा रहा हूँ मैं, इसको यहीं पर क्लियर कीजिए। अब समझ में आ गया होगा कि इसको हमको एक्सपेंड कैसे करना है। तो ये कॉलम और ये रो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1, लास्ट में प्लस A3 प्लस λ3, तो ये कॉलम और ये रो देखिए B1 C2 माइनस B2 C1। अब इसके आगे यहाँ से A1 B2 C3 माइनस B2 B3 मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट्स का, तो A1 से इस पूरे में, ये वाले A1 से पूरे में, इस A1 से इस पूरे में जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तब कंडीशन क्या बनती है, लैम्डा से इस पूरे में, A1 से इस पूरे में, लैम्डा से इस पूरे में, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, A2 से इस पूरे में और λ2 से पूरे में, A3 से इस पूरे में और λ3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई किया। देन इसके बाद कंडीशन देखिए, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, A2 को अलग लिख दिया, A3 को अलग लिख दिया, लैम्डा वाली टर्म को अलग लिख दिया, λ2 वाली टर्म को अलग लिख दिया, λ3 वाली टर्म को अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इतने से इतने को आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, ये वाला प्लस का साइन ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यूज जो है R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, यहाँ से देखिए λ1 माइनस λ2 और प्लस λ3, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस प्लस लेते हैं, λ1 λ2 λ3 हुआ, और ये जो वैल्यूज़ आई है ये इसको एक्सपेंड करने के बाद आई है। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। आप तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी बताया है मैंने, लेकिन आई होप समझ में आया होगा। इसके पहले भी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, इसको मैंने कॉपी पे समझाया है, यहाँ पर मैंने बुक में थोड़ा सा जल्दी कर लिया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। इतना याद रखना कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिकों को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। यहाँ पर क्या लिखा, A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A1 A2 A3 λ1 λ2 λ3 प्लस में दो सारणिकों के रूप में व्यक्त कर दिया और उसको पूरी वैल्यू दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी में हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आया। इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, देन इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आएगा वो ही। गुणधर्म नंबर 5 था, प्रॉपर्टीज नंबर 5। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, A B C A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z x y z यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको क्या किया, देखिए A B C x y z A B C 2x 2y 2z x y z, क्लियर। तो देखिए ये दोनों R1 R2 सेम है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ से देखिए A B C 2x 2y और 2z x y z, हमने वो पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें कि यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो उसी अनुपात में तब उसका मान 0 हो। अगर सेम रेशियो में अगर R1 और R2 है तो ये सेम रेशियो है 2x अपॉन 2, यहाँ पर 2y अपॉन 2x अपॉन x 2y अपॉन y और 2z अपॉन z, z से z y से y, इससे ही कैंसिल। अभी देखिए 2 बाय वाई इक्वल 2 बाय वाई,
इक्वल 2/y। सेम रेशियो है, सेम रेशियो है, तो अगर सेम रेशियो होता है 2 पंक्ति या 2 कॉलम का, तो भी उसकी वैल्यू 0 होती। तो इसको और इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व किया तो 0 + 0। और देखिए ये पूरा किसके इक्वल दिया था क्वेश्चन में, 0 के इक्वल। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर समझनी है बहुत अच्छे से कि प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। 5 हम इसकी प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके, 5 गुणधर्म को कंप्लीट कर चुके, और पांचों हमको एक्सरसाइज में काम आएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बेसिक पर ध्यान दे रहा हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी बची हमारे पास गुणधर्म नंबर 6, इसको भी मैं फटाफट से इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर हमारे एक्सरसाइज 4.2 उसके क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं गुणधर्म नंबर 6 क्या दे रहा है। देखिए, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिकों का मान वही रहता है। अर्थात यदि देखिए आर आई चेंज किया है, आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे, मतलब आर आई में हम दूसरी एक किया तो हम क्या करते हैं, इसको R1 लेट कर लेते हैं, ये R1 और ये हो गई R2। तो R1 चेंज करना है, R1 में हम R2 जोड़ सकते हैं, और R2 में हम किसी कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर, यहाँ पर K लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि K होगा, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का केस देखिए, CI चेंज CI प्लस KCJ, क्लियर। तो कॉलम की बात हुई है, एक CI चेंज करने के लिए हम CI में कोई दूसरा CJ, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ सकते हैं, और कॉलम 2 में हम किसी नंबर से कांस्टेंट से हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का प्रयोग करके करे तो सारणिक के मान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स द इक्वी मल्टीप्लाइज और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, then value of determinants remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation। यहाँ पर ये ऑपरेशन दिया हुआ है, मैंने जो ऑपरेशन बताया है, संक्रियाएं लगानी पड़ेगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए del 1 क्या किया इसके हिसाब से कि R1 और R3 को ऐड कर दिया, लेकिन R3 में K से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। K मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर, और चेंज क्या होना था, R1 चेंज होना था, इसलिए R2 और R3 को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 6 का। पूरी प्रॉपर्टी अगर आप दिमाग में एक बार बिठा ले तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसकी 2 टिप्पणी भी बची हुई है। देखिए, यदि सारणिक डायल में R1 चेंज, ये भी हो सकता है, CI KCI के प्रयोग से प्राप्त सारणिक डायल 1 है तो डायल 1 इज इक्वल्स टू K डायल। सीधी सी बात है कि किसी भी रो किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा, ये बता रहा है। यदि एक साथ R1 चेंज R1 प्लस के RJ जैसी संक्रियाओं का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो ध्यान देना चाहिए कि पहली पंक्ति से प्रभावित पंक्ति का अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह टिप्पणी स्तंभों की संक्रियाओं में भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको ये 2 टिप्पणी दोनों नोट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से इसकी 6 की 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक मजबूत होगा तो एक्सरसाइज की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनेगी। इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपर्टी नंबर 5, 4 और 6, और उसके पहले मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 और उसके एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। इस वीडियो में मैं यहीं पर इतना कंप्लीट कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम 4.2 के पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पूरे क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।